वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 12th साइंस फिजिक्स चैप्टर 1 एग्जाम्पल नंबर 1.3। ओके, क्या दिया है देखो। सबसे पहले गिवन डेटा, चेक द रेशियो ऑफ के स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी इज द डायमेंशनलेस। हमें ये रेशियो जो दिया हुआ है वो डायमेंशनल लेस है, ऐसा हमें प्रूव करना है। ओके, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये रेशियो के अंदर जो टर्म्स दिए हुए वो क्या है। क्लियर और नॉट? K, what is K? K is the Coulomb constant. E is the charge on proton and electron. What is G? G is the gravitational force constant. Okay. What is Me? Me is equal to mass of the electron and MP is equal to mass of the proton. Okay. और ये सारे टर्म्स की वैल्यूज हमें दे रखी है। दूसरी बात, अगर एक कोई टॉपिक एग्जाम्पल के अंदर बोर्ड में पूछता है तो उसके अंदर ये वैल्यूज देनी जरूरी नहीं है, हमें ऑलरेडी वैल्यू पता होनी चाहिए। क्लियर और नॉट? याद रखना, वैल्यूज हमें दे नहीं होंगी, नहीं दी है तो हमें याद रखनी पड़ेगी कंपलसरी। क्लियर और नॉट? ओके, क्या फाइंड करना है? ए रेशियो जो है वो डायमेंशनल लेस है, ऐसा हमें प्रूव करना है। और उसके बाद क्या पूछा है? ऑल्सो फाइंड द रेशियो। इसका मीनिंग इसकी वैल्यू भी हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है। चलो, सबसे पहला स्टेप, इस रेशियो को डायमेंशनल लेस प्रूव करेंगे। डायमेंशनल लेस होगा तो उसका मीनिंग उसके हम क्या करेंगे? यूनिट्स को कंपेयर करेंगे। यानी यूनिट्स कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा, अगर उसका यूनिट कंपेयर करने के बाद, उसके यूनिट की वैल्यू पुट करने के बाद उसके फाइनल आंसर में कोई यूनिट बाकी नहीं बचता तो वो क्या हो गया? डायमेंशनल लेस हो गया। ओके, चलो देखो, के स्क्वायर जी एम ई एम पी। यहाँ पे बेटर चीज ये है कि हमें यहाँ पे वैल्यूज दे रखी है, तो वैल्यूज के साथ साथ हमें क्या दिया हुआ? यूनिट्स दे रखे। यही एग्जांपल को अगर मैं बोर्ड में पूछता हूं तो वैल्यूज दे दूंगा, बट यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2 ऐसा नहीं लिखूंगा। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ लिखूंगा ऐसा यूनिट। तो आपको उसका यूनिट पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि डायमेंशनल लेस प्रूव करने के लिए मुझे चाहिए यूनिट्स, और मैं गिवन डेटा में ही यूनिट्स दे दूंगा तो उसका तो कोई मीनिंग नहीं रहेगा। क्लियर है? तो ऐसा भी एग्जांपल में चेंज हो सकता है। मास ऑफ द प्रोटॉन, वैल्यू SI। बोलो क्लियर? तो आपको पता होना चाहिए कि उसका ऐसा यूनिट क्या होता है। चलो, कुछ नहीं, एकदम इजी है। के स्क्वायर जी एम ई एम पी, क्या करेंगे? के का यूनिट, ये रहा यूनिट, मैंने यूनिट यहां पे रखा। E इज द चार्ज, चार्ज का यूनिट कूलम स्क्वायर। G का यूनिट यहाँ पे है, मैंने पुट कर दिया MEMP, केजी। बोलो क्लियर? सिंप्लीफाई किया, ये जैसा था वैसा ही मैंने लिख दिया। न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2 कूलम +2। न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2 केजी 2 टाइम्स केजी/2। न्यूटन एंड मीटर, तो न्यूटन कैंसर, मीटर स्क्वायर कैंसर, कूलम -2 कूलम +2। बोलो क्लियर? यहां पे सेम कंडीशन। उसके बाद +2 -2 0, +2 -2 0। किसी भी वैल्यू की पावर 0 है, उसका मीनिंग वो 1 है। तो यहां पे क्या हो गया? C/0 KG/0। मैं क्या लिख सकता हूं? 1/1। तो उसके बाद क्या आएगा? 1 ही है, यानी मैंने यूनिट को डिवाइड किया था, लास्ट में यूनिट नहीं रहा तो मैं उसको क्या बोलूंगा? यूनिटलेस। अगर कोई भी यूनिटलेस है तो वो क्या है? डायमेंशनलेस। बोलो, यहाँ पे प्रूव हो गया, ये जो रेशियो था उसका कोई यूनिट नहीं है, यानी वो डायमेंशनल लेस रेशियो है। चलो, पहला टॉपिक क्लियर, सो इजी। उसके बाद उसकी वैल्यू फाइंड करने की है। चलो, वैल्यू फाइंड करनी है, कोई बात नहीं है। के स्क्वायर जी एम ई एम पी, बोलो क्लियर है? के की वैल्यू रख दी, ई की वैल्यू भी रख दी, स्क्वायर है तो स्क्वायर किया, जी की वैल्यू, एम ई और एमपी की वैल्यू। सो इजी, यहाँ पे वैल्यूज दे रखी है, कैलकुलेट कर सकते हो, आंसर आपका आ गया। बोलो, एकदम इजी एग्जांपल है। ओके, एक बार फिर से रिपीट करके देख लेना, पता चल जाएगा। थैंक यू। वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। देखो, आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे 12th साइंस फिजिक्स चैप्टर 1 इलिस्ट्रेशन नंबर 1.4। इलिस्ट्रेशन नंबर 1.4 दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ओके, और पार्ट ए के अंदर दो और पार्ट्स।
तो सबसे पहले पार्ट ए को हम यहाँ पे पढ़ते हैं। क्या पूछा है देखो, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो सबसे पहले व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमें पता है कि जो पार्टिकल के मास के कारण अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है उसे हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज होता है वो चार्ज के कारण जो प्रोड्यूस होता है वो टू टाइप्स का है, यानी कि वहां पे अट्रैक्शन भी होगा और रिपल्शन भी होगा। क्लियर। तो हमें दोनों फोर्स की वैल्यू को यानी कि उनकी स्ट्रेंथ को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो सबसे पहली बात, जब भी आपको सेम क्वांटिटी सेम फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करने को बोले तो हम क्या करेंगे, दोनों का डिवाइडेशन करेंगे। फिर से जब भी आपको कोई भी सेम टू फिजिकल क्वांटिटीज को कंपेयर करना बोले तो हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। सपोज आपको बोल रहा है कि भाई डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस एंड डेंसिटी ऑफ वाटर, चलो दोनों को कंपेयर करो, तो आप क्या करेंगे, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस एंड डेंसिटी ऑफ वाटर को डिवाइड करेंगे। जब एक दूसरे को डिवाइड करेंगे, एक दूसरे का रेशियो कंसीडर करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कौन ज्यादा है और कौन कम है, कौन किससे कितना ज्यादा है वो भी आपको पता चल जाएगा। ये एग्जाम्पल के लास्ट में आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। क्लियर। तो कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन, किसके बीच में, तो इसके अंदर दो पार्ट है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच में कितना इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है और कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उन दोनों को कंपेयर करना है। दूसरी बात, प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, बोलो क्लियर है, दोनों का मास यहाँ पे दिया हुआ है, अगर मास नहीं भी दिया तो भी हमें पता होना चाहिए। चलो सबसे पहली बात कौन है, मैं पहला टॉपिक करवा रहा हूं। एक टॉपिक ध्यान से देखना, पहले टॉपिक को मैं करवाऊंगा, उसके बेस पर से प्रोटॉन एंड प्रोटॉन के बीच में सेम प्रोसीजर करनी है, सेम प्रोसीजर, वो आपको सेल्फ स्टडी में दे रहा हूं, तो इसको ध्यान से समझना। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो देखो मेरे पास ए रहा इलेक्ट्रॉन, ए रहा प्रोटॉन, दोनों के बीच का डिस्टेंस यहां पे नहीं दिया तो मैंने कंसीडर कर लिया, सपोज डिस्टेंस बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू आर। बोलो क्लियर है। ओके। चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है उसको बोलता हूं QE, प्रोटॉन पर जो चार्ज है उसको बोलता हूं QP। मुझे पता है दोनों की चार्ज की जो वैल्यू है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, उसको मैं E भी लिख सकता हूं। ओके। तो सबसे पहले दो पार्टिकल हो गए, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको मैं बोल रहा हूं FE, तो क्या है, व्हाट इज द कूलम्स लॉ टू फाइंड आउट द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, K QE QP अपॉन R स्क्वायर। वी नो दैट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। व्हाट इज द Q1, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द Q2, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज QE, प्रोटॉन का चार्ज QP डिवाइड बाय R स्क्वायर। बोलो क्लियर। ओके। अब इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए क्या चाहिए, मास, तो उसका इक्वेशन क्या है, G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द न्यूटन्स लॉ। क्लियर। ओके। तो F इज इक्वल टू F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। G ग्रेविटेशनल फोर्स को G लिखूंगा, G m1 की जगह मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, m2 की जगह मास ऑफ द प्रोटॉन, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन मास ऑफ द प्रोटॉन डिवाइड बाय R स्क्वायर। बोलो क्लियर है। ये इक्वेशन यहां पे अप्लाई होगा और ये इक्वेशन यहां पे अप्लाई होगा। ओके। दोनों का मास हमें दिया हुआ है, ये दोनों फोर्स की इक्वेशंस आ गई। अब उन दोनों को मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं, दोनों को डिवाइड किया। अब दोनों को डिवाइड किया तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड डिवाइड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके। दोनों टाइम R कॉमन है, R स्क्वायर कैंसर, तो उसके बाद K एज इट इज, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना है, E, चार्ज ऑफ द प्रोटॉन कितना है, E, तो E और E दोनों की मास की वैल्यू सेम। अब सभी सारी वैल्यूज हमें पता है, बोलो K की वैल्यू, उसके बाद चार्ज की वैल्यू, G की वैल्यू पता है, अगले एग्जांपल में ही हमने किया है,
हमें पता होना चाहिए कि जी की वैल्यू कितनी है, उसके बाद दोनों की मास की वैल्यू। ओके, अब देखो इसकी जो वैल्यू कितनी आई, तो ए एज इट इज एफ ई अपॉन एफ जी, दोनों की वैल्यूज 2.4 इंटू 10⁻39 उनका सॉल्यूशन आ रहा है। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, फिर से इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, एफ ई इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10⁻39, ए यहां से यहां जाएगा एफ जी। तो इसको अब बोलो, इसको क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से कंपेयर करते हैं तो पता चलता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स से वो 2.4 इंटू 10⁻39 टाइम्स ज्यादा है। कौन ज्यादा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच में। बोलो क्लियर। तो ये कब पता चला, दोनों को डिवाइड किया तो। बोलो, तो जब भी कंपेयर करने को बोले तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। फाइनल आंसर में पता चल जाएगा कौन ग्रेटर है और कौन लेजर है, किससे ग्रेटर है और किससे लेजर है। उसके साथ साथ क्या पता चलेगा, उसकी वैल्यू भी कितना ज्यादा है और कितना कम है। बोलो क्लियर है। अब सेम वे आप क्या करेंगे, प्रोटॉन प्रोटॉन, तो यहाँ पे आपके पास प्रोटॉन, यहाँ पे भी प्रोटॉन, तो क्यू ई की जगह आप लिखेंगे क्यू पी। ओके, बट वैल्यू ऑफ क्यू पी एंड क्यू ई दोनों सेम है, तो आपके पास ऊपर वाली वैल्यू तो हर टाइम सेम रहेगी, बट यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर यहाँ पे एमपी हो जाएगा, तो यहाँ पे एमपी और एमपी 2 टाइम्स आ जाएगा। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन का मास कैंसल आउट और उसकी जगह प्रोटॉन का मास आ जाएगा। ओके, तो प्रोटॉन का मास आएगा तो आपका पावर जो है वो पावर चेंज हो जाएगा। 39 है, सॉरी 31 है, यहाँ पे 27 है, तो आपका जो आंसर आएगा उसमें भी पावर 3 कम हो जाएगी या इंक्रीज हो जाएगी। बोलो क्लियर है। तो यानी आपको उस टाइम भी पता चल जाएगा कि कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है। ओके, ये कंपैरिजन इस टाइम 2020 में बोर्ड में पूछा गया था। ओके, थैंक यू। वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 12th साइंस फिजिक्स चैप्टर 1, उसका इलिस्ट्रेशन नंबर 1.4, उसका पार्ट हमने आगे किया। अब उसका पार्ट बी, तो डेटा ध्यान से पढ़ना। एस्टिमेट द एक्सीलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट। व्हाट इज दिस? दिस इज द एंगस्ट्रॉम। दिस इज द एंगस्ट्रॉम। बोलो क्लियर है। तो क्या होगा देखना, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10। ये लिखा हुआ है देखो। बोलो क्लियर। सबसे पहले ध्यान से पढ़ो, व्हाट इज द गिवन, हमें फाइंड करने को बोला है एक्सीलरेशन। तो सबसे पहली बात, एक्सीलरेशन कब प्रोड्यूस होगा, तो जब भी किसी पार्टिकल पर फोर्स आएगा और फोर्स के कारण वो मोशन में होगा, और उसकी जो मोशन है ड्यू टू फोर्स, तो उसके अंदर ऑब्वियसली क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा। तो हमें फोर्स के कारण जो एक्सीलरेशन डेवलप हो रहा है वो एक्सीलरेशन फाइंड करना है। अब किसका एक्सीलरेशन फाइंड करना है, तो डेटा पढ़ने के बाद पता चलता है हमें एक्सीलरेशन फाइंड करना है प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का। अब इन दोनों का एक्सीलरेशन तो हम फाइंड कर देंगे, बट ये एक्सीलरेशन फोर्स के कारण प्रोड्यूस होगा। तो फोर्स कौन प्रोड्यूस कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में लिखा हुआ यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फोर्स। यानी जब हम इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन को एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉम जितना दूर रखेंगे तो उन पर एक इलेक्ट्रिकल फोर्स प्रोड्यूस होगा, और उसी फोर्स के बिहेवियर के कारण, इसी फोर्स के एक्सपीरियंस के कारण क्या होगा, उनके अंदर एक एक्सीलरेशन डेवलप होगा, और जो एक्सीलरेशन डेवलप होगा उसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। ओके, तो देखो, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू ma, A इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय m। वी नो दैट अगर आपको एक्सीलरेशन फाइंड करना है तो फोर्स डिवाइड बाय मास। ओके, फोर्स, जिसका एक्सीलरेशन फाइंड करना है उस पर लगने वाला फोर्स, और जिसका एक्सीलरेशन फाइंड करना है उसका मास। यानी आपको जिस पर फोर्स है लग रहा है और
उसी का एक्सीलरेशन फाइंड करना है, तो आपके पास क्या होना चाहिए? अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं मुझे प्रोटॉन का एक्सीलरेशन फाइंड करना है, तो क्या होना चाहिए? प्रोटॉन पर लगने वाला फोर्स होना चाहिए और प्रोटॉन का मास होना चाहिए। अगर मैं बोलता हूं मुझे इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन फाइंड करना है, तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन का मास होना चाहिए। दोनों कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास हमें पता है, तो यानी मास वाली क्वांटिटी हमें पता है। तो अगर मुझे फोर्स मिल जाए तो मैं एक्सीलरेशन इजीली फाइंड कर सकता हूं। ओके, तो अब मुझे क्या करना है? फोर्स। कौन सा फोर्स? प्रोटॉन पर लगने वाला और इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला। तो देखो मेरे पास इलेक्ट्रॉन है और मेरे पास प्रोटॉन है, दोनों एक दूसरे से कितने दूर है? आर जितना। व्हाट इज द आर? आर इज द 1 एंगस्ट्रॉम, 10⁻⁻10 मीटर। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी दोनों के बीच के डिस्टेंस की वैल्यू मेरे पास है। एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन है तो प्लस ई, इलेक्ट्रॉन है तो माइनस ई। ओके, अब देखो कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स किसके थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं? किसके थ्रू फाइंड कर सकते हैं? कूलम्स लॉ। और दिस इज द इक्वेशन ऑफ कूलम्स लॉ, K Q1 Q2 upon R²। Q1 is equal to charge of electron, Q2 is equal to charge of proton। बट फॉर दी वैल्यू हम ओनली यहां पे वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो माइनस नहीं रखेंगे। तो वैल्यू K, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू E, प्रोटॉन के चार्ज की वैल्यू E, दोनों का डिस्टेंस। K की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन चार्ज, प्रोटॉन चार्ज, वैल्यू ऑफ बोथ चार्ज इज इक्वल टू सेम, R²। R इज इक्वल टू 10⁻⁻10 स्क्वायर है, इसलिए मैं 2 टाइम्स लिख रहा हूं। सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास आंसर है। ए क्या है? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिकल फोर्स। दूसरी बात, इसको हम क्या बोल सकते हैं? फोर्स ऑन द प्रोटॉन। दूसरा, फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो किसी एक पर नहीं लगेगा। इसको हम क्या बोल सकते हैं? फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ऑन द प्रोटॉन। दूसरा, फोर्स ड्यू टू प्रोटॉन ऑन द इलेक्ट्रॉन। आप ऐसा बोल सकते हो, यानी दोनों पर लगने वाला फोर्स कितना होगा? इतना ही होगा। ओके, मैंने यहां पहले ही सिखाया, हमें फोर्स चाहिए, मास तो दिया हुआ है, तो एक्सीलरेशन ऑन द इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन चाहिए, AE F/me, फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन। ओके, फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन। अगर फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ए हमारा क्या है? फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन द प्रोटॉन, बोथ आर सेम। बोलो क्लियर है कि नहीं? ओके, तो ए हो गया हमारा फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन। यहां से वैल्यू रख ली, यहां से मास की वैल्यू सिंप्लीफाई किया, तो ए क्या हो गया? जब प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉम अवे होंगे तब इलेक्ट्रॉन पर इतना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। सेम वे एक्सीलरेशन ऑन द प्रोटॉन, इक्वेशन क्या आएगा? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। फोर्स अपॉन मास, फोर्स कौन सा? प्रोटॉन पे लगने वाला, ए रहा। दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स को ही फोर्स ऑन द प्रोटॉन। बोलो क्लियर? मास ऑफ द प्रोटॉन हमें पता है, दिस इज द वैल्यू। बोलो क्लियर? इस तरीके से आप क्या फाइंड कर सकते हो? एक्सीलरेशन ऑन द प्रोटॉन एंड एक्सीलरेशन ऑन द इलेक्ट्रॉन। थैंक यू।